Good morning, good evening, and good afternoon. Friends, welcome to you my YouTube channel Organic Chem. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ा था, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन और रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के बारे में जानेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं और ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ इससे आप सारे मीन्स ज़्यादातर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 99.9% क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर पाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ जो है उसमें बेसिक से लेके चलना पड़ेगा आपको क्वेश्चंस को। जो इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियोस में अर्लियर बताया है उससे देखेंगे तो वो क्वेश्चन भी आपसे हो जाएंगे। बाकी सारे क्वेश्चन इन पॉइंट से हो जाएंगे। देखिए, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन में जो है वो बेंट रेजोनेंस नहीं आता। ठीक है, उसमें बेंट रेजोनेंस को नहीं लिया गया क्योंकि कार्बोएनाइन में बेंट रेजोनेंस होता ही नहीं है। कार्बोएनाइन में बेंट रेजोनेंस होगा, जस्ट थिंक। तो बेंट रेजोनेंस में कैसे हो सकता है? ये खुद के लोन पेयर देगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा, तो रेजोनेंस कहाँ हुआ? फिर ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा। तो इसमें बेंट रेजोनेंस नहीं होता, इसलिए हम इसमें बेंट रेजोनेंस नहीं देखते। इसमें होता है पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि ये एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट हो। ठीक है, ये एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है, पर ये एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट होना चाहिए, तब इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में आ जाए। ओके, और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। कार्बोएनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे इफेक्ट्स को नहीं दिया जाता। हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोएनाइन्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती क्योंकि हाइड्रोजन खुद के इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं पर वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकती। इसलिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। इसमें देखिए, ये जो है क्वेश्चन, इसमें मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर्स दिए हैं, इसकी आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट्स आता है पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे एरोमेटिक सिस्टम का कोई पार्ट है? ये तो है नहीं, तो इस पॉइंट को आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस, ये रेजोनेंस का पार्ट है। एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट जब आता है जब ये इसके अंदर ही आता किसी सिस्टम के। ठीक है, रेजोनेंस का पार्ट है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंड। ओके, नेक्स्ट आता है क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पे माइनस चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को क्लोरीन जो है विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी क्योंकि हमें हर जगह से चार्ज रिड्यूस करना होता है। चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल के लिए एक मुसीबत की तरह होता है और वो उससे छुटकारा पाना चाहता है, चाहे कितना भी स्टेबल हो। इसलिए वो ऐसी चीज़ें ढूंढता है जहाँ पे उसका चार्ज कम से कम किया जा सके, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो। नेगेटिव को कम किया जा सकता है उससे इलेक्ट्रॉन लेके, और पॉजिटिव को कम किया जा सकता है उससे इलेक्ट्रॉन देके। वैसे यहाँ पे ये -I लगा के इलेक्ट्रॉन कम कर लेगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और इसमें ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है और ये सिंगल चेन है, तो इसमें इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है फर्स्ट, सेकेंड, उसके बाद थर्ड, और थर्ड के बाद ज़्यादा स्टेबल है फर्स्ट। ओके, अब रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के बारे में बात करते हैं। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसमें पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम या फिर बेंट रेजोनेंस नहीं यूज़ होते क्योंकि ये इसमें अप्लाई नहीं करे जा सकते। ओके, क्योंकि फ्री रेडिकल जो होता है वो एरोमेटिक सिस्टम के अंदर नहीं आ सकता। एक फ्री रेडिकल जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस सबसे पहले आता है। रेजोनेंस के बेसिस पे सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा नहीं। फिर आते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन और नेक्स्ट आता है इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, इसमें 2 नहीं आते और ऊपर वाले रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन में भी 2 पॉइंट्स को नेग्लेक्ट करा गया है क्योंकि वो उसमें यूज़ नहीं हो सकते। तो इन बातों का आप ध्यान रखें कि आप हाइपर कॉन्जुगेशन को कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी में ना लगाएं और पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम को रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में ना लगाएं। ओके, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी आंसर। तो सबसे पहला है रेजोनेंस। तो ये एक रेजोनेंस का पार्ट है और ये भी एक रेजोनेंस का पार्ट है, पर ये है एक रिंग कंप्लीट रेजोनेंस है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट, देन फिफ्थ। लेकिन रिमेंबर, फिफ्थ से ज़्यादा स्टेबल यहाँ फोर्थ होगा, क्योंकि यहाँ की हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ के रेजोनेंस को मात दे रही है। यहाँ रेजोनेंस बहुत कमज़ोर सा है, पर यहाँ का हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ही अच्छा है। 3 मतलब 6 हाइड्रोजन्स का 9 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन, इट्स अमेजिंग। तो ये बहुत अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी से ज़्यादा होगी। तो यहाँ आंसर आएगा फोर्थ, और फिर फिफ्थ, फिर थर्ड, क्योंकि थर्ड में सिर्फ इंडक्टिव फैक्ट लग रहा है, तो इंडक्टिव फैक्ट उसके बाद सेकंड में कोई फैक्ट नहीं लग रहा है, इसलिए सेकंड सबसे कम होगा। ओके, अब ये एक शॉर्ट वीडियो थी जिससे कि आप ये सारे फैक्ट्स के बारे में आसानी से समझ लें। आशा है कि आपको ये सारे फैक्ट्स आसानी से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट के बारे में। हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट किस कंडीशन में की जाती है और कैसे होती है, और रिंग एक्सपेंशन के बारे में। थैंक यू।